नमस्कार, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा सभ्यता में जो कला थी, कला के जो तत्व थे उनके बारे में जाना, वहां से क्या प्रश्न बन सकते थे, संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करी और यूपीएससी के पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करा। अब आज हम लोग जो इंटर करने वाले हैं, ये हम लोग इंटर करने वाले हैं मौर्यकालीन कला में। इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस कर दी थी कि मौर्यकालीन कला में कुछ ऐसे तत्वों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रचलित कला के तत्व तो हैं ही, लेकिन प्रचलित कला के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व जो कि सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जाता लेकिन प्रश्न वहां से मेंस के बन रहे हैं और साथ ही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप मौर्यकालीन कला में चाहते हैं कि आपके मार्क्स बाकियों से बेहतर हो। ठीक है, तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने 11वीं क्लास की जो फाइन आर्ट की किताब मैंने पढ़ने को रिकमेंड करी थी, आप लोगों ने पढ़ी जरूर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मौर्यकालीन कला के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का दौर जो था, हम सभी जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी, उस समय उसे महाजनपद काल कहा जाता है, कहीं कहीं पर बौद्ध काल भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है, तीनों सही है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर था। उस समय भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा था। इसी परिवर्तन की एक छाया धर्म के क्षेत्र में भी पड़ी, जब धर्म के क्षेत्र में इस काल में कहा जाता है कि 63 नए संप्रदायों का उदय हुआ। 63 नए संप्रदाय। तो 6th सेंचुरी बीसी जो है, जो 6th सेंचुरी बीसी भारत में है, 6th सेंचुरी बीसी, यह भारत में एक बहुत बड़े परिवर्तन की दौर थी। और यहां पर कितने, कुल मिलाकर के 63 नए संप्रदायों का उदय हुआ। 63 नए संप्रदाय। सोचिए कि एक संप्रदाय अगर उदित हो रहा है तो मतलब समाज में कोई एक व्यक्ति परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अगर अचानक से प्राचीन काल में 63 नए संप्रदाय आ जाएं तो इससे पता चलता है कि समाज में बहुत बड़े स्तर पर उथल पुथल है। समाज के लोग धार्मिक सामाजिक गतिविधियों से क्षुब्ध हो चुके हैं और इसीलिए समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए बहुत अधिक संख्या में लोग प्रयासरत हैं। तो उसी 63 नए संप्रदायों में, जिसमें आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, चरवाक धर्म, बहुत सारे आए। ठीक है, अनिश्चयवादी आए, अक्रियावादी आए, तो बहुत अधिक संप्रदायों का उदय हुआ। लेकिन इन 63 नए संप्रदायों में 3 संप्रदाय आगे बढ़े और वो 3 संप्रदाय थे, एक बौद्ध संप्रदाय, दूसरा जैन संप्रदाय और तीसरा आजीवक संप्रदाय। ठीक है, ये 3 संप्रदाय 6th सेंचुरी बीसी में आगे बढ़े और इन्होंने समाज को दिशा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, ये दोनों संप्रदाय, जैन और आजीवक, ये थोड़े से क्षेत्रों में सिमटते चले गए और बौद्ध संप्रदाय तेजी से गतिमान होता चला गया। ठीक है, और फिर बाद में कालांतर में जब मौर्य काल का दौर आया, 6th सेंचुरी बीसी के बाद का दौर मौर्य काल का दौर आता है। 6th सेंचुरी बीसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल या बुद्ध काल या द्वितीय नगरीकरण का काल। ठीक है, तो इस काल के तुरंत बाद आता है मौर्य काल। तो जब मौर्य काल आता है तो मौर्य काल में आकर के हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बराबर की गुफाओं में आजीवकों को गुफा बना करके दान में दिया था। इसका मतलब है कि मौर्य काल तक आजीवकों का महत्व था, लेकिन मौर्य काल में ही आजीवक संप्रदाय धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और मौर्य काल में बौद्ध संप्रदाय अपने चरम पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो चरम पर पहुंच रहा है बौद्ध धर्म, इसकी अभिव्यक्ति जब मौर्य काल में आती है तो मौर्य काल में
इस धर्म की अभिव्यक्ति राजकीय स्तर पर, मतलब राजा के द्वारा, शासक के द्वारा बड़े प्रयास के साथ इसको प्रेरित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। और परिणाम क्या हुआ कि मौर्य काल में जो कला के स्वरूप उभर करके आए, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, गुफा निर्माण कला हो, स्तंभ कला हो, स्तूप कला हो, इन सभी कलाओं में उस काल में बुद्ध धर्म की ही प्रधानता देखी गई। ठीक है, तो मौर्य काल में बुद्ध धर्म की प्रधानता का कारण क्या था कि बुद्ध काल, जो बौद्ध धर्म था वह मौर्य काल से पहले ही आ चुका था और वह समाज के तत्कालीन समस्याओं का समाधान लेकर के आया था, जिसे मौर्यकालीन शासक के द्वारा प्रश्रय दे दिया गया। अगर बुद्ध धर्म मौर्य काल में उत्पन्न हुआ होता तो संभवतः मौर्यकालीन जो कला विकसित हुई उस पर बुद्ध धर्म का प्रभाव उतना नहीं होता, लेकिन बुद्ध धर्म मौर्य काल से पहले ही महाजनपद काल में ही आ गई थी और इसीलिए उस काल तक बुद्ध धर्म की अच्छाइयां और बाकी धर्म से उनकी तुलना हो गई थी। और तुलना होने में बाद के लोगों ने पाया कि बौद्ध धर्म तत्कालीन समाज में अन्य धर्मों की तुलना में बेहतर है। और इसीलिए जब अशोक का दौर आया तो अशोक ने समाज के आदर्शों के अनुरूप बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। ठीक है, तो ईसापुर 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो क्रांति शुरू होती है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में एक परंपरा बहुत अधिक सामने निकल करके आती है। उस परंपरा का नाम है श्रमण परंपरा। अब श्रमण परंपरा क्या होती है भाई? यूपीएससी ने यह प्रश्न ही पूछ रखा है, बौद्ध धर्म का नाम लेकर के यूपीएससी ने श्रमण परंपरा पर प्रश्न पूछ रखा है अपने मेंस में। तो श्रमण परंपरा का तात्पर्य यह है कि ऐसे सन्यासी के द्वारा प्रेरित धर्म जो घूम घूम करके एक स्थान पर टिके रह करके नहीं, बल्कि घूम घूम करके और अपने आदर्शों को, अपने अनुयायियों को अपने आदर्शों की शिक्षा देते थे। तो इसी श्रमण परंपरा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों शामिल हो जाते हैं। इस काल में 6th सेंचुरी बीसी में जितने 63 संप्रदाय आए उनमें से अधिकांश श्रमण परंपरा के ही अंग बने रहे। तो सभी घूम घूम करके लोगों को अपने ज्ञान की बातें बताते थे। बुद्ध धर्म को अगर महत्वपूर्ण बनाने में किसी की सबसे अधिक भूमिका रही तो इसी परंपरा की रही, क्योंकि बुद्ध धर्म से पहले सनातन धर्म भारत में था। सनातन धर्म में सभी परंपराएं एक साथ सम्मिलित हो गई थी, श्रमण परंपरा भी थी, लेकिन श्रमण परंपरा सनातन धर्म में इस काल तक आते आते थोड़ी कमजोर पड़ गई थी और इस काल तक उसमें कर्मकांड महत्वपूर्ण हो गया था। तो उस कर्मकांड के कारण सनातन धर्म थोड़ा कमजोर पड़ रहा था और बौद्ध धर्म इस श्रमण परंपरा को अपना करके आगे बढ़ रहा था। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस श्रमण परंपरा के चलते ही मौर्यकालीन शासक अशोक को बुद्ध धर्म के आदर्शों के बारे में जानकारी मिली। एक भिक्षुक आकर के, और एक नहीं मतलब बहुत सारे भिक्षुक आकर के सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के आदर्शों से परिचित कराते रहे। इसीलिए बौद्ध, जो कि पहले कहा जाता है कि सनातन धर्म को मानते थे, बाद में वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। ठीक है, ध्यान यह रखना है कि मौर्य काल में जो कला का विकास हुआ, उस कला के विकास में मौर्य काल के कलाकारों ने अपने पहले के जो कला का विकास चल रहा था उससे बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त की। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है यक्ष और मातृदेवी की पूजा का प्रचलन। आप सभी जानते हैं कि मातृदेवी की पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। मातृदेवी पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और इस काल में आकर के, मौर्य काल में आकर के कला दो भागों में बट गई। मौर्यकालीन कला, आप सभी ने ऐसे पढ़ा होगा इसको, मौर्यकालीन कला को, ठीक है, और उसको दो भाग में बांट दिया गया। पहला राजकीय कला और दूसरा लोक कला। तो जो राजकीय कला में प्रमुख अभिव्यक्ति प्रदर्शित की गई उसमें मूर्ति कला, मूर्ति, स्तंभ, स्तूप,
गुफा, महल आदि बनाए गए। ठीक है, अभिलेख। लेकिन जो लोक कला विकसित हुई, इस लोक कला में सबसे अधिक भूमिका रही मातृदेवी, मातृदेवी एवं यक्ष एवं यक्षिणी की, यक्ष और यक्षिणी की। अब भाई क्या है लोक कला और राज्य कला में अंतर क्या है? तो लोक कला का मतलब होता है कि समाज के जो आम लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, जो घरों में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वे भी अपने पसंद के लिए कुछ कलाकृतियां बनाते हैं। जैसे आज भी भारत में आप सभी अपने अपने गांव में जाते होंगे तो सभी गांव के कुछ ब्रह्म बाबा ऐसे पूजित होते हैं। ठीक है, शीतला माई पूजित होती हैं। ठीक है, कालरात्रि माता, काली माता की पूजा होती है। ये जो देवी देवता हैं, ये मुख्य रूप से लोक कला के तत्व थे। लोक कला के तत्व का मतलब है कि जो आम लोगों में प्रचलित हो उसे लोक कला कहते हैं। तो इन देवताओं की पूजा, ब्रह्म बाबा हुए, कहीं कहीं पर आप दैंतरा बाबा का नाम सुनते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर शीतला माता, कहीं पर कलरात्रि माता। तो ये जो देवी देवता थे ये लोक कला के भाग थे, तो इनकी मूर्तियां भी बनती थी। ठीक है, इनकी मूर्तियों के साथ साथ यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी बनती थी। यक्ष और यक्षिणी भी समाज के कुछ ऐसे देवता थे जो कि पूजे जाते थे, लेकिन उनको जो लेखन जब शुरू हुआ, इतिहास लेखन, तो उनको कोई स्पेशल नाम नहीं दे पाए इतिहासकार, क्योंकि नाम पता नहीं था, लेकिन वो समाज में पूजे जाने वाले देवता थे। तो उन देवताओं की भी मूर्तियां लोक कला में बनती थी। अब राजकीय कला में जो मूर्तियां बननी शुरू हुई वे स्तंभ, स्तूप, गुफा, महल, अभिलेख के साथ जुड़ी हुई होती थी, उन्नत रूप से विकसित होती थी। तो यहां पर लोक कला पर, ये थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लोक कला पर मतलब आम लोगों के बीच अभी भी सनातन संप्रदाय ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सनातन संप्रदाय महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कला प्रतीकों का ही उपयोग आम लोग अभी भी अधिक कर रहे हैं। लेकिन राजकीय स्तर पर बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण हो गया, बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण हो गया और राजा के द्वारा जो कलाकृति विकसित की गई मौर्य काल में, उसमें मुख्य रूप से बौद्ध तत्व दिखने प्रतीत हो गए। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि मौर्य काल मुख्य रूप से बौद्ध काल का या बौद्ध धर्म का कलाकृतिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के साथ साथ सनातन धर्म के जो देवी देवता थे उनकी भी अभिव्यक्ति बहुत बड़े स्तरों पर हुई है। राजकीय कला जो राजा निर्माण करा रहा है वह सीमित होती है, क्योंकि राजा एक ही है, राजकीय स्तर पर करवा रहा है, हालांकि बड़े पैमाने पर करा रहा है, लेकिन वह संपूर्ण जनसंख्या से तो बड़ा नहीं है। तो संपूर्ण जनसंख्या में अभी भी लोक कला के स्तर पर मातृदेवी और यक्ष यक्षिणी और सनातन धर्म के जो देवता हैं उन्हीं की प्रतिमाएं अधिक बन रही हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला में, और हम जब कला लिखते जाते हैं, मौर्यकालीन कला पर आंसर लिखने आते हैं, यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, आगे भी पूछने की संभावना है, तो हम क्या करते हैं, हम बताना शुरू करते हैं कि मौर्यकालीन कला में मूर्ति कला विकसित हुई, स्तंभ कला विकसित हुई, स्तूप कला विकसित हुई, गुफा, महल, अभिलेख खूब विकसित हुए, और लोक कला हम गौण के रूप में बाद में बताते हैं, और बाद बताते भी हैं तो बहुत कम चर्चा करते हैं। जबकि सर्वाधिक मूर्तियां इन्हीं की बनाई जानी संभव है, क्योंकि आम लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है, तो सबसे अधिक अभिव्यक्ति इनकी होती है, लेकिन हमारा चर्चा का केंद्र मुख्य रूप से यही बना रह जाता है। तो अब जब आप आंसर ही ऐसा लिखेंगे जिसमें कि समाज के स्वरूपों की अभिव्यक्ति पूर्णतः होगी ही नहीं, सिर्फ राजा की अभिव्यक्ति होगी, तो यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं उन्हें तो समाज के बारे में भी देखना है ना। तो उनके आंसर में, उनके सोचने में आपका आंसर फिट नहीं बैठता है तो आपको मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि मौर्य काल में जो कला संस्कृति डेवलप हुई उसमें भी ध्यान ये रखना है कि यक्षों और मातृदेवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी, और प्रचलन इतना ज्यादा रहा
यह प्रचलन इतना मजबूत हुआ कि मौर्य काल के अंत तक आते आते जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी यक्ष पूजा शामिल हो गई। सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म में भी यक्ष पूजा शामिल हो गई। मतलब कि यक्ष पूजा उस काल की सनातन अभिव्यक्ति है, उस काल के समाज की अभिव्यक्ति है, पहले से ही चली आ रही है, सनातन संस्कृति का पाठ है। और बौद्ध धर्म जो था, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म एक संप्रदाय था जो कि सनातन संप्रदाय, सनातन धर्म के ही एक भाग के रूप में आया था। बुद्ध ने कोई धर्म की स्थापना नहीं करी थी, उन्होंने एक संप्रदाय विकसित किया था। जैसे कि सनातन में बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, ठीक है, पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय। ऐसे ही एक संप्रदाय के रूप में भगवान बुद्ध ने अपना एक विचार दिया था। बाद में क्या हुआ कि उनके फॉलोअर्स ने अपने को अलग दिखाने का प्रयास किया और एक धर्म का, अलग धर्म का रूप बदल दिया। तो इसीलिए जब भगवान बुद्ध अलग धर्म नहीं बना रहे थे, वो एक अलग संप्रदाय लेकर के आ रहे थे, तो इसीलिए उनके विचार भी और उनकी अभिव्यक्ति भी सनातन धर्म से जुड़ी रही। इसीलिए बौद्ध धर्म में भी यक्ष यक्षिणी की पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ये सब जो चीजें चल रही थी और बौद्ध और जैन धर्म में यक्ष यक्षिणी की पूजा बढ़ती चली गई, और फिर परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो कि अलग अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा था, फिर से सनातन धर्म का पार्ट बन गया। तो मौर्य काल में जो हमने देखा कि मौर्य काल में जो कला विकसित हो रही है, उस कला के विकास में धर्म की प्रधान भूमिका है, केंद्रीय भूमिका है। राजकीय कला में बौद्ध धर्म की केंद्रीय भूमिका है, हालांकि सिर्फ बौद्ध धर्म की नहीं है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोक कला है वह पूर्ण रूप से अभी भी बौद्ध धर्म से उसका जुड़ाव नहीं है। मतलब आम लोगों के बीच बुद्धिज्म एक धर्म के रूप में अभी भी आस्था के केंद्र के रूप में प्रमुख नहीं है। अभी भी आस्था का प्रमुख केंद्र सनातन धर्म ही है, सनातन संस्कृति ही बनी हुई थी। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है भाई, मौर्य काल में एनसीईआरटी में जो चर्चाएं हैं कला के, उसको देख लेते हैं। तो कुछ चर्चाएं हैं कि खंभे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला। सबसे पहले देखते हैं राजकीय कला। राजकीय कला में जो एनसीईआरटी चर्चा करता है कि पहले खंभे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला की चर्चा करते हैं। अब इस एनसीईआरटी में बताया गया है कि मौर्य काल में जो स्तंभ बने हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को मौर्यकालीन स्तंभ, ठीक है, मौर्य स्तंभ। अब इंडिपेंडेंटली यूपीएससी यहां से सेपरेट प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछ सकता है? इवन पूछ भी चुका है कि मौर्यकालीन स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ ईरानी स्तंभों की तुलना में, ईरानी स्तंभों से भिन्न थे, ईरानी स्तंभों से भिन्न थे, तथापि अशोक को स्तंभ निर्माण की प्रेरणा ईरान से मिली। स्तंभ निर्माण की प्रेरणा ईरान से मिली, ईरान से मिली। तर्क के साथ उत्तर दें, तर्क के साथ उत्तर दें। अब देखिए, यह यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन स्तंभ ईरानी स्तंभों से भिन्न थे, तथापि अशोक को स्तंभ निर्माण की प्रेरणा ईरान से मिली। तर्क के साथ उत्तर दें। जब मौर्यकालीन स्तंभों पर प्रारंभ में इतिहास लेखन शुरू हुआ, तो प्रारंभिक इतिहासकारों ने कहा कि एक्मेनियन साम्राज्य, यहां देखिए, जो एक्मेनियन साम्राज्य, उस समय ईरान में एक साम्राज्य हुआ करता था, उससे जो वर्तमान का ईरान है, उस समय ईरान नहीं होता था, उस समय वहां पर जो राष्ट्र दूसरा धर्म चला करता था, तो वहां पर एक साम्राज्य हुआ था एक्मेनियन साम्राज्य।
तो ऐकेमेनियन साम्राज्य में भी इतिहासकारों ने देखा कि वहां भी अशोक के समकालीन ही वो साम्राज्य है, उसी काल का है, और वहां पर भी ऐकेमेनियन में स्तंभ बनाए गए हैं। जैसे मौर्य काल में स्तंभ बनाया गया है, वैसा ही स्तंभ वहां पर भी बनाया गया है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला, और मुख्य रूप से भारत का प्रारंभिक इतिहास विदेशी इतिहासकारों ने लिखा, इंग्लैंड के इतिहासकारों ने, जिसमें कि जेम्स मिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दी और बिना भारत आए भारत का इतिहास लिख दिया। तो उसे हर हाल में भारत को नीचा दिखाना था, तो इसीलिए वह बताता है कि हाँ, मौर्य काल में स्तंभ बहुत अच्छे बने, बहुत गुणवत्तापूर्ण स्तंभ बने, लेकिन ये खुद से विकसित नहीं किए गए, तो कट पेस्ट थे, तो कॉपी किया गया था। कहां से भाई? तो ईरान से। देखो देखो, ईरान में इसी काल में स्तंभ बने थे और अशोक ने वहीं से कॉपी कर लिया। उस काल में भारत के कलाकार बहुत विशेष नहीं थे, वो तो ईरान के कलाकार से सीख करके आकर के अपने यहां बना लिया। तो ये बातें जब चर्चा में होनी शुरू हुई, तो जो स्तंभ की जब चर्चा हुई, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठा कि क्या अशोक ने जो मौर्यकालीन स्तंभ बनवाए हैं, वे स्तंभ ईरान से या ऐकेमेनियन साम्राज्य से प्रभावित थे, या स्वतः अशोक के कलाकारों के द्वारा विकसित किए गए एक नए कला के तत्व थे। ठीक है, तो अब जब तुलना होती है, तो अब आते हैं कि भाई ठीक है, संख्या के स्तर पर देखें तो मौर्य काल में स्तंभों का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ। ठीक है, प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन है 250 वर्ड का। ठीक है, अब यूपीएससी दोनों में अंतर देख लेते हैं कि मौर्यकालीन जो स्तंभ हुए, मौर्यकालीन जो स्तंभ हुए, उनकी संख्या बहुत अधिक थी, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। देखिए, मैं आप लोगों को मेंस की तैयारी आर्ट एंड कल्चर की कैसे करनी है पूरी ऐसे तैयारी करा रहा हूं कि आप मेंस के प्रश्न अगर आएंगे आपके सामने, तो वो आपके समझ से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं, आपने अब तक एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रह गए तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको मेंस के लिए इतना तैयार कर दूंगा कि आप आर्ट एंड कल्चर के आंसर के साथ साथ अगर कोई और भी सेक्शन लिखते हैं हिस्ट्री के, तो उसमें भी आपकी पकड़ इतनी मजबूत रहेगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मौर्यकालीन स्तंभों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। ठीक है, जबकि ऐकेमेनियन साम्राज्य में, जो वर्तमान ईरान में जो साम्राज्य उस समय था, उसमें जो स्तंभ बनाए गए वे बहुत कम संख्या में बनाए गए। साथ ही दूसरा परिवर्तन क्या है भाई? दूसरा परिवर्तन है कि ऐकेमेनियन साम्राज्य में जो स्तंभ बनाए गए वो ठीक है बनाए गए, लेकिन वो मौर्यकालीन स्तंभों से भिन्न थे। भिन्न कैसे थे कि ऐकेमेनियन साम्राज्य में जो स्तंभ बनाए गए वो बहुत सारे चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टान आते थे, उनको जोड़ करके, छोटे छोटे चट्टान, जैसे एक ये चट्टान हो गया, एक ये चट्टान हो गया, एक ये चट्टान हो गया, और तीनों को सीमेंट से जोड़ दिया, सीमेंट गारे से, और फिर एक स्तंभ बना दिया। ठीक है, तो ऐकेमेनियन जो स्तंभ थे वे बहुत सारे छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों को जोड़ करके बनाए गए थे, जबकि मौर्यकालीन जो स्तंभ होते थे वे कैसे होते थे? वो किसी बड़ा चट्टान होता था, उसको काटा जाता था और गुणवत्तापूर्ण तरीके से काटा जाता था, और बाद में इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, और फिर अब ये स्तंभ बन गया। मतलब यह किसी एक पत्थर को, एक प्रस्तर को काट कर बनाया गया स्तंभ था। तो मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वे कैसे थे? ऐकेमेनियन से भिन्न कैसे थे कि ऐकेमेनियन जो स्तंभ था वह अनेक पत्थरों का, ये सब लिखते भी रहिए आप लोग, क्योंकि सीधे सीधे ये सब मेंस में आपको लिखने हैं, सीधे सीधे प्रश्न भी रिपीट होंगे। ऐकेमेनियन साम्राज्य में जो स्तंभ बनाए गए वे अनेक चट्टानों को जोड़ करके स्तंभ के रूप में बनाए गए, जबकि मौर्यकालीन स्तंभ जो थे वह किसी बड़े एक पत्थर को, किसी एक प्रस्तर को काट करके बनाए गए स्तंभ थे। ठीक है, तो वो एकाश्म पत्थर से निर्मित स्तंभ थे। दूसरा अंतर ये आया। ठीक है, तीसरा अंतर क्या आता है भाई कि जो मौर्यकालीन स्तंभ है
उन स्तंभों पर शिलालेख भी लिखवाए गए थे। मौर्यकालीन स्तंभों पर शिलालेख हैं। मौर्य स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए गए, जबकि मौर्य स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए गए, जबकि एक्मेनियन या ईरानी स्तंभ सादे थे। सादे मतलब उन पर कोई शिलालेख का अंकन या लेखन नहीं हुआ था। ठीक है, तो मौर्यकालीन स्तंभ उन पर शिलालेख लिखवाए गए थे और ईरानी स्तंभ बनावट में सादे थे, उन पर कोई शिलालेख नहीं लिखवाया गया था। ठीक है, एक अंतर यह हुआ। फिर क्या अंतर हुआ कि जो ईरानी स्तंभ थे वह स्वतंत्र रूप से खड़े नहीं थे। जो ईरानी स्तंभ थे वे स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि वे स्तंभ बनाए गए थे किसी भवन के द्वारा। जैसे कि आज आप लोगों ने संसद भवन देखा है, तो संसद भवन में आप लोगों ने देखा होगा कि ये गोलाकार संसद भवन है, यहां पर स्तंभ लगाए गए हैं और बाहर स्तंभों के साथ संसद भवन टिका पड़ा है। देखा है आप लोगों ने? अरे जैसे घर, आप पुराने जो घर बने हैं या बड़े बड़े जो लोगों के घर बनते हैं, तो उनके घरों में एक स्तंभ लग जाता है। ठीक है, ये घर अगर बना है तो यहां से एक छत आया, फिर इस छत को यहां एक पिलर लगा करके, एक स्तंभ लगा करके उसको सहारा दे दिया गया, बीच में खाली है। ठीक है, तो जो ईरानी स्तंभ थे वे भवनों के बीच में सहारा देने के लिए बनाए गए थे। ईरानी स्तंभ जो थे वे भवन को सहारा देने के लिए बनाए गए थे, जबकि ईरानी स्तंभ भवन को सहारा देने के लिए या भवन से जुड़े हुए थे, भवन से जुड़े हुए, जबकि मौर्यकालीन स्तंभ या मौर्य स्तंभ स्वतंत्र निर्मित थे। मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वे स्वतंत्र निर्मित थे। ठीक है, उन्हें किसी सहारा देने के लिए बनाया ही नहीं गया था, उन्हें बनाया ही गया था स्वतंत्र रूप से एक पिलर के रूप में खड़ा करने के लिए। ठीक है, अब जैसे आप लोग ये स्तंभ देख रहे हैं, यहां देखिए ये स्तंभ आप लोगों को दिख रहा है, एक पिलर है, नीचे मोटा है, शीर्ष की ओर जाता है तो पतला हो जाता है, दिख रहा है। उसके बाद यह किसी भवन से नहीं जुड़ा है, उसके ऊपर एक ये देखिए उल्टा कमल है। उल्टा कमल के ऊपर क्या है? ये एक चबूतरा है, इसे ढोल भी कहा जाता है। ठीक है, इस ढोल पर बीच में चक्र है, यहां पर कुछ जानवर हैं और इसके ऊपर एक पशु, कहीं कहीं पर अलग अलग पशु हैं। ये सारनाथ स्तंभ है तो इस पर 4 शेर दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो स्तंभ होते थे वे मुख्य रूप से एक अलग आइडेंटिटी के साथ होते थे, वह किसी भवन से जुड़े हुए नहीं थे। और राजा का उद्देश्य क्या होता था? राजा का उद्देश्य होता था कि इन स्तंभों के माध्यम से समाज के लोगों को अपने अभिलेख तक उनको पहुंचाना, ताकि लोग आकर के इन अभिलेखों को पढ़ें, उन अभिलेखों में जो राजा के आदेश लिखे गए हैं उनको माने। ठीक है, तो मौर्यकालीन स्तंभों का उद्देश्य कुछ अलग था, ईरानी स्तंभों का उद्देश्य कुछ अलग था। ईरानी स्तंभ समाज में संभवतः किसी आदर्श के लिए नहीं लिखे गए थे, वो एक भवन के साथ पिलर के रूप में खड़े किए गए थे, जबकि मौर्यकालीन स्तंभ वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को एक राजकीय आदेश को सुनाने के लिए बनाए गए थे, या राजकीय आदर्श को पहुंचाने तक के लिए बनाए गए थे। तो यहां तक क्लियर हो गया। मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानी स्तंभ में अगर अंतर आता है तो आप लिख लेंगे। चलिए, तो बाद में जब हमारे इतिहासकारों ने इसका अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो पश्चिम के इतिहासकार, जो इंग्लैंड के इतिहासकार भारत में जब भी उपलब्धि होती थी उसको खराब दिखाते थे, तो मौर्य काल की ये जो स्तंभ की उपलब्धि है इसको भी कमजोर करके दिखा रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि भारत में जो स्तंभ निर्माण कला विकसित हुई यह ईरान से प्रेरित होकर के या ईरान से सीख करके नहीं, बल्कि स्वतः भारत में विकसित हुई, स्वतः स्फूर्त कला थी जो भारत के मिट्टी में भारतीय कलाकारों के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, अब यह है कि इन पर शिलालेख लिखे होते थे और उसके साथ साथ इन पर सांड, शेर, हाथी, बैल ऐसे कुछ जानवरों की मूर्तियां भी ऊपर बनाई जाती थी। ठीक है,
यह ध्यान रखिए कि इन्हें एक वर्गाकार या गोलाकार बेदी पर, यहां देखिए ये जो जानवर हैं इनको यहां पर वर्गाकार या कभी कभी गोलाकार बेदी है उसके ऊपर जानवरों को बनाया बिठाया जाता था। शीर्ष के ऊपर यहां ध्यान रखना है कि कमल शीर्ष ये है, इसके ऊपर ये सब चीजें होती थी। इसके शीर्ष के ऊपर यहां पर ये सब देखिए बीच में चक्र है और जानवर है। लेकिन ये जो अशोक स्तंभ दिख रहा है, सारनाथ का स्तंभ है, इसके ऊपर जब ये मूल रूप से बना हुआ था तो इसके ऊपर भी एक गोल ऐसे चक्र बना हुआ था, ठीक है, और उसी को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन स्तंभ, यह सारनाथ स्तंभ। बाद में यह चक्र क्या हो गया कि टूट गया। तो ये अभी जो चक्र है ये वर्तमान में वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है और वहां जाकर के देखा जा सकता है। लेकिन जब भारत सरकार अपने प्रतीक चिन्ह के लिए कोई प्रतीक भारत के प्रतीक के रूप में खोज रही थी तो उसने इसे ही, इतने को ही भारत का प्रतीक बनाया। मतलब इसके ऊपर जो चक्र था उसको भारत के प्रतीक के रूप में शामिल नहीं किया गया और नीचे के स्तंभ को भी शामिल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ शीर्ष स्तंभ को, सिर्फ इतना ही भारत के प्रतीक के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहां से हमें मिले। अब ये स्तंभ कहां कहां से मिले हैं ये भी जान लेंगे। तो कुछ स्तंभ जैसे बिहार में बसराह बखीरा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, लौरिया अरेराज यहां से मिला है। उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में, ठीक है। अगर हम उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा में धौली, ठीक है। हिमाचल उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां कलसी, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग भारत के क्षेत्रों से ये सारे स्तंभ प्राप्त हुए हैं और इन स्तंभों की विशेषता हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्तंभ के बाद कि सबसे प्रमुख है कि स्तंभ तो बहुत सारे बने लेकिन सारनाथ स्तंभ पर इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है यह थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस बार भारत की संसद भवन में जो प्रतीक के रूप में शेर बनाए गए हैं, प्रतीक के रूप में भारत का जो नया संसद बना है तो उसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में जो भारत का अशोक स्तंभ है उसको दिखाया गया है। तो लेकिन प्रतीक के रूप में जो शेर बनाए गए हैं, जो सिंह बने हैं, उन सिंह को विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ज्यादा आक्रामक बनाया गया है, ज्यादा आक्रामक बनाया गया है। अब ये मुझे नहीं समझ में आता है कि शेर को बनाया गया है, सारनाथ में भी शेर आक्रामक ही है, तो क्या यहां पर शेर को सोया हुआ बनाया जाए? ये तो खैर उनकी बात है। तो लेकिन इससे एक विवाद पैदा हुआ है, ठीक है। और जब यूपीएससी की भी दृष्टि वहां पर रहती है, जहां पर विवाद होता है वहां से प्रश्न बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि इन प्रतीक चिन्हों पर इस बार विवाद हो गया है, संसद में इस पर बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट हुआ, इसीलिए अशोक स्तंभ पर और विशेष रूप से सारनाथ स्तंभ पर स्वतंत्र रूप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। तो आइए सारनाथ स्तंभ को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सारनाथ स्तंभ जिसे हम सिंह स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंह शीर्ष या शीर्ष स्तंभ कहते हैं, यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें गोलाकार बेदी पर एक दहाड़ते हुए 4 शेर, ये हमने देखा कि गोलाकार बेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेर, ये फिगर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये दिख रहा है गोलाकार बेदी है, इस पर दहाड़ते हुए 4 शेर हैं, 3 दिख रहे हैं, एक पीछे है, ठीक है। उसके साथ गोलाकार बेदी पर 4 शेर के साथ यहां दे 4 शेर के साथ नीचे में घोड़ा, सांड और हिरन, ये 3 जानवरों को गतिमान रूप से दिखाया गया है। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को कि यहां पर 3 जानवर हैं। यहां देखिए ये बीच में चक्र है, ठीक है। यहां देखिए ये क्या है, ये घोड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, सांड दिख रहा है, और उस साइड पीछे साइड में हिरण है। तो इन 3 जानवरों को भी चक्र के साथ गतिमान रूप से दिखाया गया है, ठीक है। उसके नीचे देखिए ये उल्टा कमल दिखाया गया है,
सीधा कमल नहीं है, ये कमल का फूल है लेकिन उल्टा है, इसे कहते हैं अवांगमुखी कमल। क्या कहते हैं? अवांगमुखी, अवांगमुखी कमल। तो अवांगमुखी कमल पर, अवांगमुखी कमल पर एक ढोल है, उस ढोल के अंदर भी मूर्तियां या चित्र बनाए गए हैं। इसके ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर 4 शेर बनाए गए हैं। ठीक है, यह सारनाथ के जो स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि स्तंभ का जो शीर्ष धर्म चक्र है, उसी को शीर्ष, जो स्तंभ का जो शीर्ष है, पूरा स्तंभ नीचे से ऊपर तक नहीं, जो शीर्ष है सिर्फ उसी को हमने क्या रखा है? धर्म चक्र परिवर्तन माना है और इसी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उपयोग में लिया गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी अगर आपको है तो अब आप मौर्यकालीन स्तंभ कला के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब आते हैं कि ऐसा करने के पीछे का कारण क्या रहा होगा, जो अब तक आप लोगों ने, जो अब किताबों में नहीं होता है, जो नहीं बताया गया है, अब आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, कि भाई चक्र का क्या मतलब है, ये पशु जो गतिमान है उनका क्या मतलब है, 4 सिंहों का क्या मतलब है। ठीक है, प्रश्न यहां से बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो जब बहुत अधिक संभावना है तो आइए सबसे पहले अब इसको जान लेते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक का महत्व, क्योंकि प्रश्न महत्व से पूछा जाएगा और महत्व आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो महत्व, चूंकि किताबों में बहुत कम मेंशन्ड होते हैं, महत्व जानना जरूरी है कि ये प्रतीक अगर हैं तो ऐसे क्यों हैं, 4 शेर ही क्यों। पहला पॉइंट, 4 शेर या 4 सिंह 4 दिशाओं को दर्शाते हैं, 4 दिशाओं को दर्शाते हैं, कि चारों दिशाओं की ओर, 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये 4 दिशाओं को बता रहे हैं, 4 शेर हैं। अगला क्या है, अगला क्या है कि चारों दिशाओं में, ये देखिए ध्यान से इनका फिगर, कि ये चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं में पीठ करके, लेकिन बड़े आक्रामक मुद्रा में बैठे हैं, बाघ घुर्राते हुए हैं। इसका क्या मतलब है? तो सिंहों का गुर्राना यह बताता है कि शक्ति के साथ समृद्धि संभव है। ठीक है, अब अगर आप शेर हैं, ठीक है, और आपको दहाड़ना नहीं आता, आपके पास ताकत है और वह ताकत आपके पास बंद है, बंद कमरे में है, तो उस ताकत का कोई महत्व नहीं है। ताकत है तो दिखनी चाहिए, इट मस्ट लुक एट, आपका ताकत दिखना चाहिए कि आपके पास ताकत है, तो लोग देखेंगे ताकत, तो आपको पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि यह ताकतवर है। तो यह बता रही है राष्ट्रीय प्रतीक है, तो शेर है, 4 शेर, ताकतवर शेर है। भारत को कैसा होना है? ताकतवर होना है। तो यह भारत की शक्ति के प्रतीक है। ठीक है, साथ ही आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। यह आपको कहीं भी दुनिया में, कहीं भी, कभी भी संभवतः किसी ने नहीं देखा है कि 4 शेर, 4 युवा शेर एक जंगल में एक साथ पीठ सटाकर बैठे हो, कभी संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शेर में एक वर्चस्वशाली नेचर होता है,
जो ताकतवर शेर होता है वह अन्य शेरों को वहां से भगा देता है। ठीक है, जंगल में एक ही शेर राजा होता है, उसका एरिया कि जितना है उस क्षेत्र में एक ही शेर राजा होगा, दूसरे शेर उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जो यह प्रतिमा बनाई गई, इसमें 4 शेर आपस में पीठ सटाए और चारों ताकतवर हैं, बराबर ताकत के बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पीठ सटाकर बैठे हैं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है शक्ति के साथ, शक्ति के साथ, शक्ति के साथ सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, शक्ति के साथ सह अस्तित्व। भारत को कैसा होना है? भारत को शक्तिशाली होना है, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ने के साथ दूसरे देश पर हमला नहीं करना है, दूसरे देशों से युद्ध नहीं करना है, बल्कि मैं खुद को भी जीना है और दूसरों को भी जीने देना है, सह अस्तित्व के साथ रहना है। जैसे हम अभी चर्चा करते हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो कि चाइना का जो उभार हो रहा है यह विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसा चर्चा होते रहता है कि चाइना का उभार विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन भारत का उभार, भारत का उभार दुनिया में सह अस्तित्व के लिए उभार है। भारत कभी भी दूसरे पर हमला नहीं करता है, भारत दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है तो वहां के समाधान का प्रयास करता है, जबकि चाइना स्वयं युद्ध को प्रेरित करता है, चाइना स्वयं युद्ध के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है, तो यह जो शीर्ष स्तंभ पे 4 शेर बैठे हैं यह बताते हैं कि शक्तिशाली बनो, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करो, अपनी शक्ति आप न्याय के लिए लगाओ, दूसरों के साथ सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए लगाओ, दूसरों पर अगर अन्याय हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए लगाओ, लेकिन खुद अन्याय करना शुरू नहीं करो। ठीक है, तो ये इसका महत्व हुआ। फिर यहां पर जो चक्र है इसका क्या मतलब है? बेसिकली मूल रूप से चक्र इसके ऊपर था जो कि टूट करके रखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी चक्र है, इसी चक्र को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है, यह चक्र क्या बताता है? तो चक्र कहता है, चक्र कहता है समय गतिशील है, समय गतिशील है, अतः समय की इज्जत करो या समय का सम्मान करो। ठीक है, समय गतिशील है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वो चक्र चल रहा है, किसी के लिए नहीं रुकेगा। आपको समय के अनुसार अपने आप को बदलना है, समय आपके लिए नहीं बदलेगा। यह बताता है कि मनुष्य को स्वयं में समय के साथ बदलाव कर लेना चाहिए, तभी मनुष्य समाज, देश, काल और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा करके जीवन जी पाएगा। ठीक है, फिर अगला है कि गतिमान जीवों से तात्पर्य है, गतिमान जीवों से तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र नहीं बल्कि अन्य जीव भी प्रकृति के साथ गतिमान है, प्रकृति के साथ गतिमान है। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं कि यहां पर चक्र के साथ यहां देखिए घोड़ा है, ठीक है, बैल है, हिरण है, ये भी गतिमान है, कूद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये भी आगे चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि सभी प्रकृति में जो भी तत्व हैं वे गतिशील हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य उनके लिए बाधक नहीं बने, बल्कि उनके साथ अपनी गति बना करके आगे चलता रहे। बीच में धर्म चक्र है, समय का पहिया है, बता रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, बैल दौड़ रहा है और समय का पहिया आगे सबके लिए चल रहा है।
जीवों के लिए भी चल रहा है, बैलों के लिए भी चल रहा है, घोड़ों के लिए भी चल रहा है, मनुष्य के लिए भी चल रहा है। तो मनुष्य शक्तिमान होकर के अन्य जीवों पर अत्याचार न करे, बल्कि सबको एक यात्रा में आगे बढ़ने दे। तो इतने प्रमुख प्रतीकों के साथ हमारा यह धर्म चक्र परिवर्तन और ये अशोक स्तंभ का जो शीर्ष है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब अगर प्रश्न यूपीएससी को पूछना हुआ और उसने पूछ लिया कि सारनाथ स्तंभ भारतीय आदर्श को किस हद तक स्पष्ट करती है बताएं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, यही जो अभी हमने चर्चा करी कि इनके जो प्रतीक हैं उन सभी प्रतीकों का महत्व क्या है, वही महत्व को एक्सप्लेन कर देना होगा। तो पता चल जाएगा कि भारत में क्या है, सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, सभी धर्मों को साथ लेके चलना है, क्योंकि चारों शेर चारों दिशाओं में एक साथ बैठे हैं ताकत के साथ, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पूरी कुटुंब है, परिवार है, जीव भी परिवार है, मनुष्य और जीव सभी एक दूसरे के परिवार है, तो सबको साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हम जानते हैं ना कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आदर्श है उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की जाती है। तो ये सारी बातें आप यहां इन घटनाओं, इन प्रतीकों से लिंक कर सकते हैं और आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज हम लोगों ने दो चीजों पे जिन पे चर्चा करी मुख्य रूप से, और वे उन दोनों चीजों पे जो हमने चर्चा करी आज कि मौर्य काल में जो स्तंभ थे और मौर्य काल में जो सारनाथ स्तंभ विशेष करके, इनका क्या महत्व है, इनसे इंडिपेंडेंटली अगर प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग शायद इसका उत्तर करने में सक्षम होंगे। अगर अब भी आपको कोई चुनौती आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, साथ ही आप अपने सुझाव भी हमें बताते रहें, हम हमारे पर भरोसा रखें, हमसे जुड़े रहें, कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है, ताकि हम आपको और उत्साह के साथ मेंस के स्तर पर, देखिए मैं खुद के व्यक्तिगत अनुभव से, मैंने मेंस जब लिखा था तो मैंने जो जो समस्याएं फेस करी थी वो अनुभव आपके साथ साझा करते हुए आपको मेंस के लिए तैयार कर रहा हूं। तो आप भरोसा कीजिए कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो आप मेंस में जो समस्याएं थी मैंने झेली थी उन समस्याओं से आपको निकाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।